अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी बच्चों, आज 6.5 एक्सरसाइज शुरू करेंगे और इसमें जो हमने पढ़ना है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। अभी एक नया कंसेप्ट आ रहा है। इससे पीछे जो हमने पढ़ा था वो था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसमें क्या होता था, हर अगली टर्म कैसे आती थी, एक नई टर्म उसमें ऐड करते थे। एक डी टर्म होती थी, वो डी ऐड करके अगली टर्म आती थी, डी और ऐड करें अगली टर्म आती थी। तो वो हमारा अरिथमेटिक था और उसके डिफरेंट काम हमने किए थे। अब हमारे पास ज्योमेट्रिकल है, तो ज्योमेट्रिकल में मल्टीप्लाई होता है। एक चीज़ जो है, एक कॉमन टर्म जो है वो मल्टीप्लाई होनी है और इस तरह से अगली अगली रकमें जो है हम फाइंड करते जाएंगे। सो बहरहाल देखें, इसमें कुछ चीज़ें मैंने लिखी हैं। जाहिर है कि इसमें हम क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है उसको जीपी से शो कराते हैं और कैसे हर अगली टर्म आती है, एक कॉमन मल्टीपल होता है आर। वहाँ पे डी था, यहाँ पे आर है, तो आर से हम मल्टीप्लाई कराते चले जाते हैं और अगली टर्म आती है और इसकी जो टर्म्स होती हैं उनको हम इस तरह से लिखते हैं a1 r स्क्वायर एंड सो ऑन। इसमें r जो है वो बढ़ता चला जाता है और इसकी भी जो nth टर्म होगी वो a1 r रेज़ टू पावर n-1। अगेन एक n में से एक कमी होती है क्योंकि फर्स्ट वाले के साथ r कोई नहीं है। जैसे वहाँ पे फर्स्ट वाले के साथ d नहीं था होता, तो फिर अगले से d स्टार्ट होता था, तो अगले से r स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए जब nth टर्म लिखनी है तो r की पावर में हमने n-1 लिखना है। अब जाहिर है कि ये इसकी nth टर्म जो है इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने सारे काम करने हैं। तो देखें, इसको शुरू करते हैं। 6.5 एक्सरसाइज, पहला क्वेश्चन, फाइंड द 6th टर्म ऑफ द जीपी। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन दी हुई है, उसकी 6वीं टर्म कहता है फाइंड करें। यहाँ पे ज़रा डॉट डॉट भी होगा, आगे की तरफ चलती चली जाती है। तो उसी तरह से स्टार्ट लेंगे। सबसे पहले जी a1 हमारी -6 है, वो लिख लें। r फाइंड करना है तो सेकंड को डिवाइड करना है फर्स्ट से, ये याद रखना है। हमेशा अगली टर्म को पिछली टर्म पे डिवाइड कराना है, चाहे जिस मर्जी को करा लें, लेकिन साथ साथ वाली। तो -3 को हम -6 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। तो r की वैल्यू 1/2 आ गई। अब a1 भी है, r भी है, तो अब जितनी मर्जी रकमें जो है वो फाइंड कर सकते हैं। हमने क्या करना था, 6th टर्म, तो 6वीं रकम का फार्मूला हम लिखेंगे a6 इज इक्वल टू a1 r रेज़ टू पावर 5। जाहिर है एक कम रखना है ना, क्योंकि 6वीं रकम है तो r की पावर 5 रखनी है। तो अब वैल्यूज़ लगा लें। a1 की वैल्यू 6 थी, r की वैल्यू 1/2 थी और उसके ऊपर जाहिर है 5 पावर है। अब 2 की पावर 5 वो आप कैलकुलेटर में कर लें या हाथों पे कर लें, ठीक है। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, तो इस तरह से भी हो जाता है। तो 32 आएगा और ऊपर 1 है, 1 की जाहिर पावर 5 करें भी तो वो 1 नहीं आता है। तो 6/32 और ये देखें 2 के टेबल में ये डिवाइड होते हैं। 2 3s are 6 और 2 16s are 32, सो -3/16। तो बिल्कुल वही पैटर्न है जो हम अरिथमेटिक के अंदर करते आ रहे हैं। चलें क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। फाइंड द 8th टर्म। अब यहाँ पे 8वीं रकम फाइंड करनी है ऑफ द सीक्वेंस। ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस है हमारे पास, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है। अब इसमें भी जो a1 है हमारी वो क्या है, 3, फर्स्ट टर्म 3 है और r के लिए उसी तरह सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड करा दें, वो कर दिया। अब 3 का चूँकि स्क्वायर है ना, तो एक 3 कट जाएगा। स्क्वायर का मतलब यही होता है वो चीज़ 2 दफ़ा है, तो एक कट जाएगी, एक रह जाएगी। या वैसे भी 3 का स्क्वायर 9 कर लें, 3 पे डिवाइड करें तो 3 आएगा दोबारा से आंसर। तो a1 भी 3 है और r की वैल्यू भी 3 है। तो हमें 8th टर्म चाहिए, तो फार्मूला a1 r रेज़ टू पावर 7 हो जाना चाहिए। अब a1 की वैल्यू लगाएं, r की वैल्यू लगाएं, ऊपर 7 पावर है। अब ज़ाहिर है एक पावर इसकी है, एक पावर इसकी है, दोनों सेम है ना, बेस एक जैसी हो, पावर्स ऐड होती हैं, तो 7 और 1 8 हो जाएगा। अब कैलकुलेटर में देखें 3 की पावर 8 कितनी आती है, सो ये 6561। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बिल्कुल एक ही पैटर्न से चलते आ रहे हैं। तो इजी काम है, ये शॉर्ट सवाल होते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट सवाल के तौर पे इनको रेडी करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा 1 2 4 8। ज़ाहिर हर दफ़ा 2 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ज्योमेट्रिक है, ठीक है। r मतलब 2 है इसका। तो उसकी जो nth टर्म है इस वाले की, एंड और एक और हमें सीरीज दी हुई है, इसकी भी nth टर्म कहता है आर इक्वल। 2 सीरीज हैं, दोनों की कहता है nth टर्म ले लें, उनको बराबर रखें क्योंकि वो बराबर हैं, उसने कहा हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो ये बड़ा सिंपल सा काम है, दोनों की nth टर्म लेनी है, दोनों को बराबर रखना है, इजीली वहां से हम n फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट सीक्वेंस जो है 1 2 4 8 है, उसका a1 जो है ज़ाहिर है 1 है, r ज़ाहिर है 2 को 1 पे डिवाइड करें 2 आता है। उसकी nth टर्म का फार्मूला लगाएं और a1 की वैल्यू लगा लें, r की वैल्यू लगा लें। सो इसको रखें यहीं पे। और अब आप सेकंड जो सीक्वेंस है
उसको लेके चलना शुरू हम कर देते हैं। तो देखें ये सेकंड सीक्वेंस हमारे सामने आ गया। अब इसकी A1 256 है, R के लिए 128 को हम 256 पे डिवाइड करेंगे, 1/2 आएगा। अब इसकी भी nth टर्म लिखें और उसके अंदर A1 की वैल्यू लगाएं, R की वैल्यू लगा लें। अब ये AN और वो जो पीछे वाला AN है, इन दोनों को आपने बराबर रखना है, दोनों को आमने सामने बराबर रख लिया। अब यहाँ से हमने ज़ाहिर है n के लिए इसे सॉल्व करवाना है। तो देखें यहाँ 2 की पावर n-1 है, यहाँ पे भी 2 की पावर है, बट ये है कि ज़रा नीचे है तो सिंपल है, क्योंकि सारी जिस चीज़ को फाइंड करना है वो सारी एक तरफ होनी चाहिए चीज़ें। सो 2 की पावर ये जो n-1 है, यहाँ देखें 2 डिवाइड में है तो दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो इसको मल्टीप्लाई की शक्ल में होना चाहिए, यानी कि ऊपर होना चाहिए। तो ये जो 2 की पावर n-1 है वो लिख लें, 1 तो ज़ाहिर है कुछ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। और ये जब इधर आएगा तो वो भी ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ये नीचे था ऊपर आ गया। और इधर हमारे पास सिर्फ क्या रह गया 256। अब इसको ज़रा करेंगे, मैंने बटा वैसे ही बना दिया, नीचे तो कुछ आना नहीं था तो ऐसे लिखें। अब ये दोनों जो है 2 की पावर हैं, तो अगेन चूंकि जब बेस एक जैसी होती है पावर्स आप इकट्ठी करते हैं, तो n-1 प्लस n-1 वो आप इकट्ठी कर लें, इधर 256 है। अब n और n मिलकर 2n हो जाएगा, -1 मिलके -2। अब 256 को याद रखें, इसको भी 2 की पावर में हम लिख सकते हैं, ये भी हम 9-10 से करते आ रहे हैं। सो अगेन इसको गिन लें उंगलियों पे या वो कैलकुलेटर में करके देखें, ये 2 की पावर 8 बनता है, 2 को 8 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 256। तो ऐसे करके लिख लें। अब ज़ाहिर है देखें दोनों तरफ बेस एक जैसी है, बराबर है ना, दोनों दरमियान में बराबर का निशान है, तो मतलब ये साइड बराबर है। तो इसका मतलब जब बेस बराबर हैं तो पावर शुड ऑलवेज बी इक्वल टू पावर, कि इधर वाली पावर को इधर वाली पावर के बराबर होना चाहिए। सो 2n-2 को हम 8 के बराबर रखेंगे। अब ज़ाहिर है -2 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, 8 और 2 10 हो गए, और 2 ने जाकर डिवाइड करना है तो n की वैल्यू 5 आ गई। सो ये काम था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का। आगे चलें जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच सीक्वेंस। हर जो भी सीक्वेंस दिया हुआ है उसकी पहली 5 रकमें फाइंड करें। अब अगेन पहली रकमें या शुरू वाली जो भी रकमें फाइंड करनी होती हैं, ऑलवेज आपके पास फर्स्ट टर्म होनी चाहिए और डी होना चाहिए पिछले सवालों के हिसाब से, यहाँ पे आर होना चाहिए। तो A1 और आर फाइंड कर लेंगे और उसके लिहाज से हम बाकी टर्म्स फाइंड करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 में तो उसने A1 और आर दोनों दिए हैं, तो इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। A1 की वैल्यू है, अब A2 ज़ाहिर है A1 आर होता है, तो जस्ट दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 के टेबल में डिवाइड होगा 81। A3 जो है A1 आर स्क्वायर होता है, तो जस्ट आपने वैल्यूज़ लगानी है, इसके ऊपर स्क्वायर है, ये 9 हो जाएगा ना ओवर में, 9 इसको डिवाइड करेगा तो फिर कितना आएगा 27। वो आप कैलकुलेटर से करते जाएं। फिर क्यूब है, 3 का क्यूब लें 27, वो उसको डिवाइड करेगा 9, कम होती जाएगी ना 3 से, और फिर यहाँ 4 पावर और उस तरह से करके 3, और ये भी जो चारों वैल्यूज़ आई हैं पांचों 243 81, तो इस तरह से करके देखें बड़ा इजीली ये काम हो जाता है। तो पार्ट 1 में ऐसे था, पार्ट 2 के अंदर भी बिल्कुल सेम चीज़ है, वैसे ही करना है। A1 दिया हुआ है, R दिया हुआ है, तो A2 = A1 R, दोनों को मल्टीप्लाई, माइनस साइन साथ होगा। अब चूंकि ये 579 है ना, तो ये 2 पे डिवाइड नहीं होना, तो इसको ओवर में 2 ही बस लिख दें। अब आर स्क्वायर पे जब जाएंगे तो ज़ाहिर है इसका स्क्वायर होना है, माइनस ने ख़त्म हो जाना है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो बस उसको नीचे लिखते जाएं, 579 ऊपर और बाकी चीज़ें उसके नीचे लिखते जाएं। जब क्यूब करेंगे तो 8 हो जाना है, 8 नीचे लिख लें। लेकिन जब 3 पावर हो तो माइनस ख़त्म नहीं होता। माइनस कब होता है? जब 2 पावर हो, 4 हो, 6, 8, जब इवन पावर्स होती हैं तो माइनस ख़त्म हो जाता है। कैलकुलेटर में भी आप करके देख सकते हैं। इवन में बेसिकली जोड़े बन जाते हैं ना, 2 माइनसेस मिलकर प्लस, तो इसलिए जब इवन आता है पावर तो माइनस ख़त्म हो जाती है। ऑड आएगी तो माइनस रहेगी, ठीक है। यहाँ फिर वो 4 पावर लेंगे, माइनस ख़त्म हो जाएगा, 2 की पावर 4 जो है वो 16 आएगा। तो फिर वो सारी जो टर्म्स हैं वो आप नीचे लिख दें, तो ये हमारा आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अब क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है जी फाइंड द 12th टर्म, 12वीं रकम फाइंड करनी है, और ये हमारे पास सीरीज़ है। अगेन वही बात, 12th टर्म फाइंड करनी है तो हमें A1 और R का पता हो, वो हम करेंगे। A1 ज़ाहिर है ये हमें पहले से गिवन है 1 + आयोटा, और R के लिए आपको पता है सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कराते हैं, तो डिवाइड में लिख लें। लेकिन अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि जब आयोटा ओवर में आ जाए तो उसको रैशनलाइज करवाते हैं। ये हमारी डिज़ायरेबल कंडीशन नहीं होती, क्योंकि आप फर्दर फिर वो इसके जो काम हैं, ऑपरेशंस हैं, वो
वो आप नहीं कर सकते। तो इसलिए जब भी ओवर में आयोटा आए रैशनलाइजेशन मस्ट हो जाती है, तो इसकी रैशनलाइजेशन यहीं पे कर लेंगे क्योंकि आगे आसानी हो जाए। तो मल्टीप्लाई का साइन लगा के 1 प्लस आयोटा है तो ऊपर 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा। अब 2 आयोटा और ऊपर वाला 1 माइनस आयोटा ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। नीचे ऑलवेज फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि सेम सेम है, एक में पॉजिटिव है एक में नेगेटिव है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाएगा। ऊपर 2 आयोटा से करा दे मल्टीप्लाई, 2 आयोटा 1 आर 2 आयोटा एंड 2 आयोटा और ये आयोटा मिलकर 2 आयोटा स्क्वायर। अब नीचे ये जो आयोटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू -1 लगेगी क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, और ये माइनस माइनस प्लस 1 और 1 2 हो जाएगा। ऊपर से भी देखें 2 कॉमन ले सकते हैं, अगेन आयोटा स्क्वायर -1 लगेगा तो ये इसको प्लस कर देगा +1, तो 2 कॉमन, तो 2 कॉमन इसलिए लिएगा ताकि 2 2 कट जाए। तो r की वैल्यू भी आ गई 1 प्लस आयोटा, a1 भी 1 प्लस आयोटा आई है, r भी 1 प्लस आयोटा आई है। तो ठीक है, उसको अब हम जो 12th टर्म फाइंड करनी है उसके फार्मूले को लिखते हैं और उसमें वैल्यूज पुट करा लेते हैं, a1 भी वही r भी वही। अब चूंकि सेम टर्म्स हैं तो इसकी 11 पावर है तो इसकी भी तो 1 पावर है, तो 11 और 1 मिलके 12 पावर हो जाएगी। अब यहाँ तक आंसर है, लेकिन उसने ज़ाहिर है नंबर्स की शक्ल में आंसर दिया है, तो फिर फर्दर इसे हमें हल करना पड़ेगा। अब 2 टर्म्स की 12 पावर का कोई फार्मूला नहीं है, तो अयोटास के लिए हमारे पास एक फार्मूला है जो उसने ये साइन कॉस की शक्ल में दिया हुआ है। क्योंकि जब कम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ते हैं तो कम्प्लेक्स नंबर्स को ये जो क्या इसका नाम है साइन कॉस की शक्ल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा इसका फार्मूला ज़ाहिर है यहाँ पे याद करना पड़ेगा कि 1 प्लस आयोटा और उसकी पावर n हो, n कोई भी पावर हो, तो वो होता है 2 रेज़्ड टू पावर n/2। ठीक है, यहाँ पे अगर 12 है तो 12/2 यानी कि 2 की पावर 6 हो जाएगी हमारी। कॉज ऑफ n π/4 यानी n का मतलब 12 यहाँ पे, और आयोटा साइन n π/4, ये फार्मूला हमें याद करना है। तो जस्ट इस फार्मूले में जहाँ जहाँ n है वहाँ पे आप जो है उसकी वैल्यू 12 पुट करा दें, तो वो 12 हमने लगाई, 12 को 2 पे डिवाइड किया 6, यहाँ पे 4 पे डिवाइड होगा 3π और यहाँ पे भी 3π। अब 3π कितना है 180, 180 को 3 से ज़रब दें, वो जो भी आएगा आप पता नहीं 540 आता है, उसको आप कॉज लें उसका साइन लें, तो कैलकुलेटर आपको दे देगा इसका माइनस में आएगा इसका 0 में आएगा, तो वो ज़ाहिर है फिर 0 वाला पार्ट तो ख़त्म हो गया। तो 64 क्योंकि 2 की पावर 6 है तो 64 होती है, तो 64 1s are 64। तो इस तरह से करके ये एक प्रॉपर एक नंबर की शक्ल में हम उसको आंसर दे रहे हैं। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इफ़ द 4th and 9th टर्म ऑफ अ GP आर दिस वन एंड दिस वन। अब ये भी अगेन इस तरह से मिलते जुलते पिछले काफ़ी सवाल किए हैं जो वो अरिथमेटिक मीन्स और अरिथमेटिक सीक्वेंस के अंदर। तो बहरहाल यहाँ पे भी वही तरीका यूज़ करेंगे जो पीछे करते आ रहे हैं। तो चौथी रकम दी हुई है वो 54 है, 9th वाली रकम जो है वो ये वाली है। अब आपको पता है 4th रकम कैसे लिखेंगे, a1 r की पावर 3 क्योंकि उससे एक कम रखते हैं और वो 54 है, और जो 9th टर्म है वो a1 r की पावर 8 लिखेंगे। ठीक है, और वो ये वाली है 13122। अब वही बात कि इन दोनों को आपस में हल करते हैं, वहाँ पे सब्ट्रैक्शन वगैरह करवाते थे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे ताकि वो r मिल सके हमें या a1 मिल सके। तो ये जो कि बड़ी है ना ये वाली जिसमें 8 पावर है, इसको उस पर डिवाइड करा दें। ठीक है, ये वाली डिवाइड करेगी, इसने ऊपर आना है। ठीक है, तो a1 r की पावर 8 को ऊपर लिखा, वैल्यू को ऊपर लिखा, इन दोनों को उसके नीचे लिख लिया। ठीक है, डिवाइड हम करा रहे हैं। अब डिवाइड करने से क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे और r की 3 पावर ऊपर जाएगी, 8 में से 3 निकाल दें तो 5, या सिंपल कह लें कि 3 पावर इधर से 3 पावर उधर से कट जाए तो 5 रह जाती है, और इनको कटवाएं तो 243। अब 243 कैलकुलेटर में करके देखें 3 की पावर 5 बनता है। अब अगेन पावर्स एक जैसी हो गई हैं तो फिर बेस एक जैसी होगी। पीछे जैसे किया था कि बेस एक जैसी थी तो हमने कहा जी पावर आपस में बराबर कर लें, और अब यहाँ पावर्स बराबर हैं तो बेस शुड बी इक्वल टू बेस, तो r इज इक्वल टू 3 जो है वो हमें मिल जाएगा। अब r मिल गया, जब r मिल जाए तो आप a1 जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो r और a1 जब मिल जाएगा तो करना क्या था, आल्सो फाइंड इट्स जनरल टर्म। तो वो जो जनरल टर्म nth टर्म होती है वो हम बना लेंगे, कोई मसला नहीं है, और सीरीज़ भी बनानी है। 2 आंसर्स देने हैं, जनरल टर्म भी बनानी है और सीरीज़ भी बनानी है। तो अब जाहिर है कि r की वैल्यू लगा के a1 फाइंड कर लें, तो r की वैल्यू पहली वाली इक्वेशन ले लें, उसमें r की वैल्यू लगाएं, 3 की पावर 3 27 होता है, 27 उधर जाके डिवाइड करेगा तो a1 की वैल्यू 2 आ गई। अब चूंकि हमें सीरीज़ बनानी है तो a1 तो 2 है और a2 जो है वो क्या होगी a1 r।
ठीक है, A1 और R को मल्टीप्लाई कर लें और A3 के लिए A1R स्क्वायर वो करेंगे तो 3 रकमें इनफ होती हैं, आगे हमने फिर डॉट डॉट लगा देने होते हैं। तो 2, 6, 18 और आगे आगे डॉट डॉट लगा दें तो ये हमारी रिक्वायर्ड जीपी है। अब उसकी nth टर्म कहा था, मैं भूल गया था, तो वो मैंने फिर यहाँ बनाई है। तो जनरल टर्म an इज इक्वल टू A1R⁻n-1 होता है। तो उसमें फिर आपने क्या करना है, A1 की वैल्यू लगाएं और R की वैल्यू लगा दें तो बस ठीक है, क्योंकि इसको फर्दर हल तो नहीं कर सकते ना। तो यही जो 2 × 3 की पावर n-1 है ये इसकी जनरल टर्म बनेगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब 7 में कह रहा है कि इफ़ ABCD 4 रकमें आर इन जीपी, ये पहले से ही ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की एक सीरीज में आ रही हैं, तो प्रूव ये करना है नंबर 1 कि A-B, B-C और C-D ये भी जीपी बनाते हैं। अब देखिए इसका जब प्रूफ करेंगे ना तो उसने एक तो ये हमें बताया है कि ये जो ABCD है ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। तो चूंकि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है तो उसकी जो एक आम जनरल टर्म है हम कैसे लिखते हैं, जो पहली टर्म होती है A1, दूसरी होती है A1R, तीसरी होती है A1R स्क्वायर। ठीक है, एक प्रॉपर जो उसकी जनरल एक तरीकाकार लिखने का होता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का, वो वाला होता है। उसको और अपनी वाली इन वैल्यूज़ को ज़रा कंपेयर करवा लेते हैं। ठीक है ना, हम लिखेंगे सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सिंस A, B, C, D आर इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, सो लेट करते हैं कि हमारा जो पहला A है, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है ना, तो फर्स्ट टर्म को क्या होना चाहिए, A1R की पावर 0। इसको आप A11 भी कह सकते हैं या सिंगल A1 कह लें, क्योंकि जाहिर है कि इधर तो ये भी तो A है ना, तो जहाँ ये आए इसको आप A1 कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि नॉर्मली भी तो हम A1 ही लिखते हैं। सो ये जो A है वो A1R की पावर 0, R की पावर 0 इसलिए कि वैसे उसके साथ आता नहीं है ना फर्स्ट टर्म के साथ, तो अब पावर 0 हो तो 1 हो जाती है चीज़, तो इसलिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर आप एक प्रॉपर शेप बन जाएगी। जो सेकंड टर्म है B हमारी वो A1R होती है, R की पावर 1, क्योंकि पहले 0 है फिर 1। और फिर जो C थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म हमारी A1R स्क्वायर होती है, जो एक आम नॉर्मल जीपी होती है। और इस तरह D जो है वो इस तरह से आ जाएगा। अब ये वैल्यूज़ जो आएंगी ना, तो इनको आप जो प्रूव करना है वो शक्ल बनाएं। अब A - B है तो A में से B को माइनस कराएं, तो A - B लिखें, फिर आगे B - C है, फिर इसमें से ये माइनस कराएं, फिर C - D है तो इसमें से ये माइनस कराएं, तो वो हम आगे लिखेंगे। सो ये देखें, ये A - B मैंने करवाया, तो A की वैल्यू लिखें, आगे B की वैल्यू लिखें। अब जब इस तरह लिखेंगे ना तो A देखें इनका कॉमन आ रहा है, ये तो R की पावर 0 1 नहीं होता है ना, तो 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे R आ गया, क्योंकि हमने A को कॉमन निकाल लिया। इसीलिए जब आप B - C करेंगे तो B हमारी सेकंड टर्म थी A1R, यहाँ पे सारे 1 1 लगाएं। ठीक है, ये मैं भूल गया था, उसको 1 1 नहीं किया, 1 1 से बेहतर है। ठीक है, A1R, अब जाहिर A1R है और यहाँ पे A1R का स्क्वायर है, क्योंकि C टर्म है हमारी। अब इसमें से भी A1 कॉमन ले, लेकिन देखें एक R भी कॉमन आ रहा है, R भी कॉमन ले लें, तो ये सारे का सारा निकल गया, इसकी जगह 1 रह गया और यहाँ फिर R रह गया। अब C - D करेंगे तो C की वैल्यू हमारी AR स्क्वायर है। ठीक है ना, ये वही चीज़ें हैं जो हमने ये लेट की हुई हैं। C देखें ना, A1R स्क्वायर है, तो ये वैल्यूज़ आपने लगा के उठा के लगानी है यहाँ पे। सो C की वैल्यू A1R स्क्वायर और D की वैल्यू A1R क्यूब। अब यहाँ से भी A1R स्क्वायर कॉमन आप ले सकते हैं, ये फिर 1 हो जाएगा और यहाँ पे सिंगल R रह गया। अब ये हमारे पास आ गई वैल्यूज़, वो हम ज़रा सामने लिख लेते हैं कि भाई A - B ये आया, B - C ये आया, C - D ये आया। अब हमने प्रूव करना है कि ये जो चीज़ है ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ बनाती है। अब ज्योमेट्रिकली सिंपल प्रूफ यही है कि उनका जो R है, कॉमन रेशियो है, वो एक जैसी आए। जब इसको इस पर डिवाइड करें, जब इसको इस पर डिवाइड करें, R सेम आए, मतलब कि इनको आपस में करें। तो पहले हम इन दोनों को करते हैं, कॉमन रेशियो लेते हैं इसकी, ये ऊपर ये नीचे लिखा, डिवाइड किया, ये कट गए, R रह गया सिंपल। जब हम इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो वो भी देखें, जब हम करेंगे ये सारा कटेगा, एक सिंगल R कटेगा, तो यहाँ पे भी R रह गया। तो दोनों दफ़ा R सेम आया, दैट मीन्स यही काम तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होता है। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में हमेशा यही होता है ना, हर अगली को पिछली पर डिवाइड करें तो R आए। ठीक है, एक R के अलावा भी कुछ आ जाए बट हो सेम। ठीक है, उधर भी वही है, जब दोबारा किया फिर वही आया, जब दोबारा किया फिर वही आया, तो सेम आए नंबर, तो कॉमन रेशियो हमारी सेम आ रही है। तो इसका मतलब फिर अब ये प्रूव हो गया कि हमारा ये जो चीज़ है ये ज़ाहिर है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, और ये कहाँ से बना है, इससे बना है, तो ये भी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होगी। तो बस ठीक है, उसको हम लिख देंगे, इट फॉर्म्स अ जीपी। ठीक है, इस तरह से हमारा ये पार्ट 1 जो है वो हो जाता है मुकम्मल। अब पार्ट 2 जो है बिल्कुल इसी तरह से करना है और 3 भी ऐसे ही करना है। अब यहाँ पे स्क्वायर्स हैं, वही जो हमने लेट किया हुआ है उसी को हमने इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब देखें पहले हमने ये बनाना है A स्क्वायर - B स्क्वायर, तो A स्क्वायर - B स्क्वायर क्या होगा, A1 का स्क्वायर माइनस A1R का स्क्वायर।
ठीक है, 1 1s मैं भूल गया, वो आप लगा लें आप सारे, ठीक है। अब इनके स्केयर्स, अब वही बात, A1 स्केयर यहाँ से भी कॉमन ले लें तो यहाँ 1 बाकी बच गया और यहाँ पे R स्केयर बचना है, ठीक है, कॉमन लेने का जो तरीका है। फिर B स्केयर माइनस C स्केयर, फिर A1 R है B हमारा और C हमारा क्या है A1 R स्केयर। अब इनके स्केयर्स लेंगे तो A1 का स्केयर R स्केयर और ये A1 का स्केयर R की पावर 4 हो जाएगी, 2 और 2 मिलके 4 होती हैं। अब यहाँ से भी देखें, अच्छा इन सब का कॉमन लेने का टोटका है कि ये पहली टर्म है ना सारी उठा के कॉमन ले लें, क्योंकि वो आती है कॉमन, दूसरे में भी वो चीज़ मौजूद होती है। इसको कॉमन लें, इसकी जगह 1 रह गया, माइनस यहाँ पे R की 2 पावर एक्स्ट्रा है, क्योंकि 2 निकल गई तो 2 रह गई ना, तो ऐसे करके ये बन गया। और इसी तरह से C स्केयर माइनस D स्केयर, उसमें भी आप वैल्यूज़ लगाएं, ठीक है, A1 R स्केयर, A1 R क्यूब, उनके ये स्केयर्स को खोलें और A1 स्केयर R4 आप कॉमन लें तो अंदर फिर अंदर रह जाएगा 1 माइनस R स्केयर। पिछले सवाल की तरह उनकी सामने उनकी वैल्यूज़ लिख लें और इनका भी कॉमन रेशो बनाएं, ये डिवाइडेड बाय ये। वो देखें जब किया डिवाइड तो ये सारा कट जाएगा, A स्केयर और R स्केयर रह जाएगा। और जब दूसरा करेंगे, इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो वो भी वही सारा कट कटा के R स्केयर आता है, सेम टर्म आ रही है। तो इसका मतलब ये भी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, कॉमन रेशियो उनकी सेम है, सो दैट मीन्स कि इट इज़ अ जीपी। और थर्ड पार्ट में भी उसी तरह, और यहाँ पे क्या उसने प्लस कर दिया है, पिछले में माइनस था तो बस बिल्कुल सेम पैटर्न आप प्लस करना है बस। तो उसी तरह हमारा, अब मैंने दोबारा लिख दिया क्योंकि काफ़ी पीछे चला गया वो, तो A जो है A1 R की पावर 0 थी, B ये था, C ये था। अब A स्केयर B स्केयर लेना है तो जाहिर है उसकी दोनों की वैल्यूज़ लगाएं, इनको ज़रा स्केयर्स पहले खोल लें। R की पावर 0 है तो मत लिखें, A1 का स्केयर कॉमन ले लें, वही अंदर 1 प्लस R स्केयर आएगा, वहाँ पीछे माइनस आता था, यहाँ प्लस R है। फिर B स्केयर प्लस C स्केयर करें, वैल्यूज़ लगाएं, उनके स्केयर्स लें, ये सारा कॉमन लें तो यहाँ 1 और यहाँ पे फिर R स्केयर, फिर यहाँ C स्केयर D स्केयर करेंगे, फिर उसी तरह से कॉमन लेंगे, वैल्यूज़ आ गई। अब जाहिर है कि ये जब आ गया सारा काम तो फिर हमने इसको जो है वो सीधा करके सामने लिख लेना है ताकि इनको हम डिवाइड करा सकते हैं और कॉमन रेशो बना सकें। तो पहली कॉमन रेशो बनाएंगे, वो भी कट कटा के R स्केयर बनेगा। दूसरी कॉमन रेशो जब हमने इसको इस पर डिवाइड कराना है तो वो भी R स्केयर ही आएगी। वही वर्डिंग हम लिखेंगे कि चूँकि दोनों कॉमन रेशो सेम है तो इसलिए ये जो चीज़ हमारी बन रही थी ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, AP नहीं है, GP है। वो AP का कर करके फिर AP ही ज़हन में आ रहा होता है, ठीक है। तो ये भी GP प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन 7 हो गया हमारा मुकम्मल। अब चलें जी 8 की तरफ। अब 8 में कहता है इफ़ P प्लस क्यूथ टर्म ऑफ अ GP इज़ M, Q प्लस P, अब ज़ाहिर है कुछ भी हो सकती है ना टर्म, जैसे nth टर्म होती है तो nth टर्म की जगह n की जगह हम P प्लस Q लिख लेंगे। तो कहता है उतनवी टर्म जो है वो किसके बराबर हो, m के बराबर हो, ठीक है। और P माइनस क्यूथ टर्म जो है वो n के बराबर हो, ठीक है जी, बना लेते हैं। देन फाइंड द pth टर्म, pth टर्म वहाँ से बनानी है इस इंफॉर्मेशन को लेके। तो उसी तरह से स्टार्ट करेंगे। पहले तो हम अपने सामने रख लेंगे ना कि nth टर्म है कौन सी, तो an इज इक्वल टू A1 R की पावर n माइनस 1। अब पहले हमें क्या चाहिए जी, P प्लस क्यू, क्योंकि जो गिवन है पहली चीज़ वो यही है। तो आपने n की जगह P प्लस क्यू लगा देना है, कोई घबराना नहीं है, सिंपल काम है। इधर भी n की जगह ये लगा दिया, इधर भी n की जगह ये लगा दिया, सिंपल काम, फर्दर कर नहीं सकते, इसको यहीं पे छोड़ें। हाँ, इक्वल टू m लिखें क्योंकि उसने कहा है कि हमारी P प्लस क्यू टर्म जो है वो m के बराबर है। अब वो ये वाली चीज़ ये बन जाएगी रिलेशन हमारा जो हम आगे यूज़ करेंगे। अब उसने P माइनस क्यू भी कहा हुआ था तो P माइनस क्यू करें, फिर n की जगह P माइनस क्यू लिखें और वो उसने कहा n के बराबर। तो एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। अब कहता है कि इन दोनों को ज़रा मल्टीप्लाई करवा लें, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया, इधर से ये दोनों मल्टीप्लाई, ठीक है, ये टर्म और ये टर्म आपस में मल्टीप्लाई, उधर से m और n मल्टीप्लाई, कोई मुश्किल काम नहीं है, सीधा सीधा है। अब यहाँ देखें ज़रा, इसको सीधा करें, A1 और ये भी A1 तो दोनों मिलके A1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब R, यहाँ पे R की भी पावर है, ये भी R की पावर है। अगेन वही बेसिक रूल कि सेम बेस जो है वो सेम हो तो उनकी पावर्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं, ऐड करवा लेते हैं, सिंपल काम। तो एक ही R लिख के ये पावर्स जो वैल्यूज़ हैं वो लिखी, प्लस करके ये वाली वैल्यूज़ लिखती हैं, यानी कि जो उनके अपने सिंबल्स हैं वही सिंबल्स हमने लिखने हैं। अब यहाँ से कोई चीज़ कट रही है तो वो देख लें, P और P 2P हो जाएगा, Q और Q कट रहा है, Q और माइनस Q, और ये -1 ये -2 हो जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएं। अब यहाँ से गौर करें तो 2 आप कॉमन ले सकते हैं इससे, तो इसमें से 2 जो है वो कॉमन निकाल दें बाहर। तो A1 का स्क्वायर, अब ये भी चूँकि पावर ही है ना, ये भी याद रखें, ये पावर में 2 कॉमन लिया है, ठीक है। अब ये दो पावर जो है वो हमें फ़ायदा देंगी जब हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें। अब स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर्स कट जाएंगे,
तो a1 भी अकेला रह जाएगा और r की ये वाली जो पावर है वो रह जाएगी, क्योंकि ये दो पावर स्क्वायर से कट गई है। mn है तो ज़ाहिर है mn के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब इस पे गौर करें तो ये क्या चीज़ है, ये हमारी pth टर्म ही है। हमें अगर pth टर्म बनाने के लिए कहा जाए तो हम क्या करते हैं, a1 r की पावर p-1। nth टर्म क्या होती है, a1 r की पावर n-1। तो n की जगह पे जितनी भी रकम चाहिए, n की जगह आपने वही लगा देना होता है। तो हमें pth चाहिए तो n की जगह देखें pr है। सो इसका मतलब कि ये हमारी pth टर्म ही है। अल्टीमेटली हम वहीं पहुंच गए, और वो किसके बराबर है, mn का स्क्वायर रूट। तो हमारा जो आंसर आया है pth टर्म का वो क्या आया है, mn स्क्वायर रूट। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, 3 मुसलसल नंबर फाइंड करने हैं जीपी के, हुज सम इज 26 एंड देयर प्रोडक्ट इज 216। ये फिर वही सवाल आ गया, पीछे भी हम करते रहे हैं। जब भी हमने अरिथमेटिक का सवाल किए थे और वो कहता था 3 नंबर मालूम करें, तो आपको याद होगा वहाँ मैं कहता था a माइनस डी कर लें, a कर लें और a प्लस डी कर लें, क्योंकि उससे फ़ायदा होता था, डी ख़त्म हो जाता था और a का आंसर बड़े इजीली बन जाता था। अब यहाँ पे भी 3 नंबर हैं लेकिन ज्योमेट्रिकल के हैं। अब ज्योमेट्रिकल के लिए आपको ये याद रखना है a ओवर r, a और ar ये टोटका है, क्योंकि इनको भी देखें आप अगर मल्टीप्लाई करवाते हैं इकट्ठा, क्योंकि ये सारा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होती है, तो मल्टीप्लाई करने से r और r कट जाएगा, जैसे वहाँ पे d खत्म हो जाता था प्लस करने से, ठीक है। तो खाली a रह जाएगा, a का आंसर निकल आएगा। तो ये लेट जो है ये याद रखना है पक्का, जैसे वहाँ पे a माइनस डी, a और a प्लस डी याद रखा है, यहाँ इसको याद रखना है, ठीक हो गया। अब ये लेके हम इसको स्टार्ट करेंगे। लेट द 3 नंबर्स आर दिस वन, वो जीपी में है। अब 2 चीज़ें उसने कहा हुआ है, इनका सम भी है, इनका प्रोडक्ट भी है। आप प्रोडक्ट से स्टार्ट लें, क्योंकि प्रोडक्ट से आपका आर कट जाता है। तीनों को आपस में ज़रब देनी है, ब्रैकेटों में रखना है, और वो 216 के बराबर है, ये सवाल में उसने बताया हुआ है। तो यहाँ से आर और आर कट गया, a जो है वो 3 रह गए, तो a की पावर 3 वो 216 है। अब 216 को देखें कि वो किस चीज़ की 3 पावर बनती है, तो वो 6 की पावर 3 बनती है। तो अगेन पावर्स एक से ऐसी हो गई, तो a जो है वो 6 के बराबर आ गया, a मिल गया। अब दूसरी कंडीशन की तरफ चलें, जहाँ उसने कहा है कि तीनों का सम जो है वो 26 है। ठीक है जी, सम मतलब के प्लस करना। अब यहाँ a की वैल्यू आप 6 लगा सकते हैं, तो हर a की जगह पे 6 लगा लें। ये प्लस का 6 अकेला है, उधर जाके 26 में से माइनस होगा 20 हो जाएगा, और ये आ जाएगा इस तरह से। अब जाहिर है कि ये ओवर में है, तो इसका फिर कोई एलसीएम वगैरह लेके तो हम इसको चलते हैं आगे। तो ये देखें आगे हमने उनका एलसीएम ही लिया है, आर एलसीएम, आर इससे मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, और फिर जब ये बनेगा तो आर इधर जाके 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन सब को एक तरफ करें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज़ाहिर हल करने के लिए आर का वैल्यू फाइंड करने के लिए या आप फैक्टर्स बना लें, जैसे मैंने फैक्टर बनाए हैं, या फिर आप वो जो फार्मूला है वो लगा लें, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर वगैरह वो वाला, तो जिस तरह आपको इजी लगता है। अब ये 6 बार 36 होता है ना, 36, तो अंदर 20 है, तो 20 को देखें मैंने 18 और 2 किया है, 18 2 36 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और जब ऐड कराएंगे तो देखें 18 और 2 20, तो प्रॉपर सही उसके फैक्टर्स बने हुए हैं। अब आप कॉमन लेना शुरू कर दें, वो आपको आता है। ये मैंने कहा हुआ है कि जब यहाँ पे हो और 2 कॉमन लगे हों तो आप माइनस ज़बरदस्ती कॉमन लें, ताकि अंदर वाली चीज़ें सेम हो जाएं। ये प्लस है तो माइनस हो जाए। तो 2 रकमें ये आ गई, दोनों को लहदा 0 के बराबर रखें। अब आर की वैल्यू एक तो ये 3 आ रही है, और एक ये हमारी 1/3 आ रही है। अब उधर भी हम यही करते थे कि वो डी की वैल्यू एक दफ़ा पॉजिटिव आती थी, एक दफ़ा नेगेटिव आती थी, तो फिर वो दोनों डीज की वैल्यूज़ को लगा के चेक करते थे। तो यहाँ पे भी आर की दोनों वैल्यूज़ हमने लगा के चेक करना है कि वैल्यूज़ क्या आती हैं। तो एक दफ़ा आर 3 है और ए तो हमने फाइंड किया हुआ 6, ठीक है। तो पहला नंबर था हमारा a ओवर आर, तो a और r को डिवाइड करें 2 आ जाएगा। दूसरा नंबर a वो डायरेक्टली 6 आ गया, और तीसरा AR तो दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो 18 आ जाएगा। 2 6 18 एक कम्बिनेशन हमारा ये बन जाता है। अब दूसरे के लिए फिर ज़ाहिर है ये वाला कम्बिनेशन आप देखें तो r की वैल्यू अब 1/3 है, a तो वही है, a ने तो वही रहना है, ठीक है। तो a ओवर आर, तो a ओवर आर, r 1/3, तो ओवर में ओवर उल्ट जाता है, 3 ऊपर जाएगा, 3 6 18, तो a वही है 6, और AR जो थर्ड टर्म है 6 × 1/3 करेंगे तो 2, तो ये भी ज़ाहिर है ये 18 6 और 2, तो वैल्यूज़ तो वही हैं, बस ये है कि तरतीब डिफरेंट हो जाती है। तो ये इस तरह से दोनों आंसर्स आ जाते हैं। चलें, क्वेश्चन नंबर 10 है द थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज़ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म, यानी तीसरी रकम जो है वो क्या होगी, स्क्वायर होगी पहली रकम का। ये पहली इंफॉर्मेशन आ गई हमारे पास। इफ़ द सेकंड टर्म इज़ 9, ये दूसरी इंफॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन आ गई कि दूसरी टर्म जो है वो 9 है, देन फाइंड द सिक्स्थ टर्म, और 6वीं रकम हमने फाइंड आउट करनी है। तो बिल्कुल ईजिली काम चलेगा। एक तो ये है कि स्टार्ट जब हमने करना है सवाल को उसी तरह से कि एक जो नॉर्मल हमारी ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस होती है वो हम लिख लेंगे कि जी A1 है, A1 R है, A1 R स्क्वायर है, एंड सो ऑन, इस तरह से चलती हैं। अब सवाल हमें क्या कह रहा था कि जो हमारी थर्ड वाली है और जो फर्स्ट वाली है इनका आपस में रिलेशन उसने बताया हुआ था ना, कि जो फर्स्ट वाली का स्क्वायर है वो थर्ड के बराबर है। दोबारा देख लें कि जो थर्ड वाली है वो क्या है, स्क्वायर है फर्स्ट वाली का। तो जो फर्स्ट वाली है, यहाँ A1 लिखते हैं कि फर्स्ट वाली का स्क्वायर वो थर्ड वाली के बराबर है। तो एक इन्फॉर्मेशन ये आ गई, और दूसरी इन्फॉर्मेशन उसने कहा था कि जो दूसरी रकम है वो 9 के बराबर है। सो दोनों इन्फॉर्मेशंस हमने अपने सामने रख ली। अब ज़रा गौर करें तो ये जो पहली इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से हम देखें A1 को कटवा सकते हैं, R की वैल्यू बना सकते हैं। यानी कि A1 इधर से उठ के जब इधर आएगा तो इसके ओवर में आएगा ना, तो एक A1 कट जाएगा, सिंगल A1 रह जाएगा। A1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यहाँ से ये रिलेशन बन जाता है, A1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको आप पुट करा दें इस वाली में, तो इधर A1 की जगह पे हमारा क्या लग जाएगा, आर स्क्वायर, उसकी जगह पे देखें आर स्क्वायर, साथ ये R है, साथ 9 है। यहाँ से देखें इजीली अब आप R को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि R की 3 पावर हो जाएगी, और 3 पावर है तो जाहिर है 3 पावर को दूसरी तरफ लेके जाएं तो फिर ही R अकेला होगा ना। तो 3 का अपोजिट क्या होता है, 1/3। तो इधर भी 1/3, इधर भी 1/3। और आपको पता है 1/3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाली 9 के ऊपर 1/3 लिख दें, वो भी यही बात है। ऐसे लिख लें, ऐसे लिख लें, ये हमने 9-10 में किया हुआ है कि इसको कन्वर्ट करते हैं रेडिकल फॉर्म एंड सो ऑन। तो R की वैल्यू आ गई। अब आपको पता है जब R आ जाए तो A भी फाइंड कर लें, A1, क्योंकि A1 और R पता हो तो फिर आप जितने भी मर्जी रकम जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब ये रिलेशन पीछे था हमारे पास, A1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, क्योंकि वो हमने यहाँ से बनाया ना ये चीज़, इधर से कटवा के, तो A1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो उसको लिखें और R की वैल्यू पुट करा लें। R की वैल्यू क्या है, 9 की पावर 1/3, तो R की जगह देखें 9 की पावर 1/3 हम लिखेंगे, और ऊपर स्क्वायर है तो वो स्क्वायर हम उसके साथ लिख लेंगे। अब 2 से ये मल्टीप्लाई होगा, 2 1s are 2, 2/3, तो A1 की वैल्यू 9 की पावर 2/3। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपनी A6 की तरफ, क्योंकि ज़ाहिर 6वीं रकम हमने फाइंड करनी थी। तो A1 R⁵5, तो A1 की वैल्यू लगाएं, R की वैल्यू लगाएं, और R के साथ 5 एक और पावर भी है, ठीक है ना। R की वैल्यू ये 9 की पावर 1/3 है और उसके साथ 5 है, तो ये 5 1s are 5, 5/3 हो जाएगा। अब अगेन बेस एक जैसी है 9, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ऐड होते हुए 2 और 5 7, 7/3। और 7/3 को अगर आप इस तरह से करें, 7 अंदर रख के 3 पे डिवाइड करें, 3 2s are 6 होता है, और 1 बाकी बचता है, तो 2 कंप्लीट 1/3, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 कंप्लीट 1/3। अब 2 मुकम्मल हैं, तो मुकम्मल का मतलब 9 की 2 पावर अलहदा कर दें, 9 की पावर 1/3 अलहदा कर लें। समझ लें कि यहाँ प्लस है, क्योंकि 2 इंटू 1/3 लिख दें या 2 प्लस 1/3 एक ही बात है, ये पावर है ना। सही हो में जो लिखा जाता है वो ऐसे ही होता है। तो 2 अलहदा, 1/3 अलहदा, और 9 की पावर 2 कितना होता है 81, और 9 की 1/3 को दोबारा रेडिकल साइन दे दें, तो ये शक्ल में आंसर उसने पीछे दिया हुआ है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ़ 1/A 1/B एंड 1/C आर इन GP। ये GP में है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में आते हैं, ठीक है। शो दैट द कॉमन रेशियो इज दिस वन। अब कॉमन रेशियो वो जो R होती है वो इस शक्ल में है, A/C की शक्ल में, B इसमें नहीं है। तो हम कोई कैलकुलेशन इस तरह से करेंगे कि B में इसमें से निकल जाए। अब देखें B के लिए ना एक रूल, अब वैसे तो ये रूल जो अभी मैं लिख रहा हूँ ये अगली जो एक्सरसाइज है वहाँ पे वो यूज़ होता है, लेकिन अभी इसे समझ लें, आसानी हो जाएगी, पता चल जाएगा, इस्तेमाल हो जाएगा। तो रूल ये है कि जैसे वो अरिथमेटिक मीन में होता था कि जो मिडल वाली टर्म होती है वो इन दोनों के मीन के बराबर होती थी, ठीक है। इन दोनों को प्लस करें, 2 पे डिवाइड करें तो वो अरिथमेटिक मीन बन जाता था। ज्योमेट्रिक मीन में भी यही होता है कि अगर मिडल वाली रकम आपने लेनी है तो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। जो साइडों वाली हैं उन दोनों को ज़रब दें और फिर उसका स्क्वायर रूट लें, तो फिर वो मिडल वाली रकम के बराबर वो होता है। तो ये रिलेशन आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखें जो मिडल वाली है वो लिखी, ऊपर स्क्वायर ले लिया ताकि वो स्क्वायर रूट ना लेना पड़े। तो मिडल वाली का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका और इसका प्रोडक्ट,
ठीक है, ऐसे करके इसको थोड़ा सा सीधा कर लें तो 1/b² हो जाएगा, 1/a और c इकट्ठे हो जाएंगे। चूंकि दोनों ओवर में उल्टा कर लें, सीधा कर दें उसको, b² ऊपर ac ऊपर, b² इसके बराबर। और अगर सिंपल b चाहिए तो फिर ज़ाहिर स्क्वायर रूट आपको लेना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो b की वैल्यू हमें ये मिल जाएगी। ये हमने b की वैल्यू इसलिए निकाली है क्योंकि हमारा जो आंसर आना है ना ये वाला, उसमें b नहीं है। अगर आंसर में b आएगा ना तो ये वैल्यू जो हमने अभी बनाई है ना ये पुट हो सकेगी। ठीक है, अब चूंकि ये क्या चीज़ है जो प्रूव करनी है, कॉमन रेशो, तो कॉमन रेशो जो है हम उस बनाने की तरफ जाएंगे। अब कॉमन रेशो आपको पता है क्या कैसे होती है, सेकंड वाली को फर्स्ट वाली से डिवाइड कराते हैं। तो सेकंड वाली 1/b है, फर्स्ट वाली 1/a है, देखें उनको हम डिवाइड करा रहे हैं। अब डिवाइड में आपको पता है ऊपर भी ओवर है, नीचे भी ओवर है, तो नीचे वाले ओवर वाली चीज़ ऊपर चली जाती है। यहाँ अगर वैसे नहीं क्लैरिटी आती तो ऐसे लिख लें जी 1/b है ना, तो ओवर के नीचे ओवर उल्ट जाता है, a ऊपर 1 नीचे, तो a/b बनता है, तो वो ये शक्ल बन जाएगी। अब ये r की वैल्यू है, तो लेकिन इस r का जो आंसर है इसमें a और c होना चाहिए, b नहीं होना चाहिए। तो वो जो b की वैल्यू अभी हमने पीछे फाइंड की, ठीक है, वो जो क्या था a c का स्क्वायर रूट, वो आप यहाँ पुट करा दें। तो b की जगह पे a c का स्क्वायर रूट पुट करा दें। अब यहाँ देखें ऊपर भी a है, नीचे भी a है, ये आपस में कट सकते हैं। और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो a का सिंपल स्क्वायर रूट होता है और जो a सिंपल है ये बेसिकली 2 दफ़ा स्क्वायर रूट के बराबर होता है। क्योंकि स्क्वायर रूट मैंने बताया था क्या होता है, हाफ चीज़, तो हाफ चीज़ ये और हाफ चीज़ ये मिलकर कंप्लीट चीज़ यानी कि ये बन जाती है। तो इस a की जगह पे आप ये 2 चीज़ें लिख सकते हैं। अब ऐसे लिखने का फ़ायदा ये होगा कि ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों रह जाएंगे, तो a का स्क्वायर रूट और c का स्क्वायर रूट रह गए, वही हमें प्रूव करना था, साथ प्लस माइनस लिख दें तो ये हमारा प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ द नंबर्स 1, 4 एंड 3 आर सब्ट्रैक्टेड, यानी 1, 4, 3 को माइनस करवाएं फ्रॉम द कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। अब आपके पास एक एपी है, एपी अरिथमेटिक वाली, जिसमें डी आता है, ठीक है, तो कहता है एपी हो गया आपके पास, उसमें से आपने ये माइनस कराने हैं। अब चूंकि एपी है, 3 रकमें हैं, तो एपी की 3 रकमें हमने शुरू में भी बताया था कि आपने क्या लेट करना होता है, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। हर दफ़ा हमने एपी जब आए तो यही 3 लेट कर रहे होते हैं, जब ये 3 नंबरों की बात हो रही हो। तो एपी वो लेट करेंगे, उसमें से ये माइनस करेंगे, तो वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी जीपी। अब वो जीपी वाला काम भी हम यूज़ कर लेंगे। तो करना क्या है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर्स, वो जो एपी के हम नंबर्स हम बना रहे होंगे ना, ए और डी वगैरह, उनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है, और उनका सम भी उसने दिया हुआ है 21। तो अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है, तो इसको लेके चलेंगे, बड़े आराम से ये सवाल हल होगा। देखें नंबर सबसे पहले तो जो माइनस हमने करवाने हैं वो भी ज़रा सामने रख लें। एपी जो बननी है वो भी हमने लेट कर ली कि भाई लेट हमारा वहाँ ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी है। अब देखें सवाल के एंड पे उसने एक कंडीशन दी हुई थी कि तीनों का जो सम है वो 21 के बराबर है। आपको पता है सम करवाने का फ़ायदा यही होता है कि हमें ए की वैल्यू मिल जाती है। तो आप सम करवाएं, डी कटेगा 3a और 3 जाके डिवाइड करेगा तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। अब सवाल में उसने कहा हुआ था कि इनमें से आपने इनको माइनस कराना है, a माइनस डी माइनस 1, a माइनस 4, a प्लस डी माइनस 3, ठीक है। वो कहता है ऐसे माइनस कराएं। जब आप माइनस करवाएंगे ना तो वो जीपी बन जाएगी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बन जाएगी, सीक्वेंस बन जाएगी। तो जीपी बन गई, लेकिन साथ ये है कि फ़ायदा हमें क्या मिल रहा है कि ए की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। ए की जगह पे 7 लगाना है, तो इस ए की जगह पे हम 7 लगाएंगे। और दूसरी बात ये कि अभी हमने पीछे देखा था कि 3 रकमें हों तो मिडल वाली जो है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आती है। पिछले सवाल में भी हमने ये किया था। तो मिडल वाली को एक तरफ रखें, ए माइनस 4 को, उसका ज़ाहिर स्क्वायर लेते हैं, मिडल वाले का स्क्वायर होता है, और इन दोनों का ज़रब होती है। ये फार्मूला है, अगली एक्सरसाइज में भी इसने 2-4 दफ़ा यूज़ होना है, तो ये भी हमें याद होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये उसका ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो दोनों को ज़रब दिला दी। अब ये है कि ए की रकम आप पुट करा लें, क्योंकि ए 7 आया हुआ है, ए की जगह आप 7 लिख दें, 7 माइनस 4, यहाँ पे भी 7, इस ए की जगह पे भी 7, 7 माइनस 4 करेंगे तो वो ज़ाहिर 3 हो जाएगा, 7 में से 1 निकालें 6 हो गया, 7 में से 3 निकालें 4। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन है, 6 4 24, 6d और 4d और ये d और d मिलकर d स्क्वायर जैसे करते हैं। फिर सारी चीज़ें एक तरफ ले जाएं ताकि इधर नेगेटिव हैं ये चीज़ें, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएं, 9 के साथ होके देखें। अल्टीमेटली ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी बनती है।
अब अगेन इसमें फार्मूला लगा लें या फैक्टराइजेशन कर लें। मैंने इसकी फैक्टराइजेशन की है 5 और 3, ठीक है, 5 में से 3 निकालें, 2 ज़रब दें तो 15 आ जाता है। बाकी वही कॉमन शामन लेके जो आपको पता है तरीकाकार, दोनों को लहदा 0 के बराबर रखें और डी के 2 आंसर्स आ जाएंगे, 5 एंड -3। ए हम पहले फाइंड कर चुके हैं, डी दोनों आ गए। अब जब डी भी आ गया, ए भी आ गया, तो वो हमारे जो नंबर्स थे ए माइनस डी और ए प्लस डी वाले, वो हम उसको फाइंड करके दे सकते हैं। लेकिन अगेन चूंकि डी हमारा दो वैल्यूज़ आई है ना, एक 5 आया है और एक -3 आया है, तो फिर 2 कम्बिनेशन हमारे ये चलेंगे। ए तो वैल्यू वही है 7, तो A7 हो D5 हो तो देखें A माइनस डी ये बनता है, A ये बनता है, A प्लस डी ये बनता है। तो 2, 7 और 12 एक कम्बिनेशन ये आ जाएगा अगर D5 हो। और अगर D -3 हो, A वही हो, तो फिर आप जब वैल्यूज़ लगाते हैं तो 10, 7, 4 आता है। तो फिर ये 2 आंसर्स हम उसको देंगे। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ़ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर इन AP एंड इंक्रीज्ड बाय दिस वन। ये ऑलमोस्ट पिछला सवाल ही है, वहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा था, यहाँ पे ऐड करवाना है, क्योंकि इंक्रीज़ है ना, इंक्रीज़ तो हर चीज़ बढ़ती है, बढ़ना मतलब ऐड करवाना। तो वो जो हमने AP के नंबर्स A माइनस डी, A और A प्लस डी लेट करेंगे, उनमें इनको प्लस करवाएंगे और प्लस करके वो GP बन जाएगी। और फिर वही AD और वगैरह उनका सम भी उसने दिया एंड पे, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह वही स्टेप्स बनाने हैं कि लेट हमारे AP के जो नंबर्स हैं तीनों वो ये वाले हैं, इनका सम उसने दिया हुआ, देखें 6 के बराबर आता है। सम को लिख के 6 के बराबर रखेंगे, A की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी। अब यही नंबर हमारे इंक्रीज होने हैं, तो वो इंक्रीज होके GP बनना है। तो इंक्रीज होके जो है वो ये शक्लें बन जाएगी, कोई देखे ना, +1, +4, +15 ऐड हो रहे हैं उनके अंदर। अब ऐड होंगे और साथ A चूँकि फाइंड कर चुके हैं 2, वो आप 2 उठा के यहाँ पुट करा दें, तो इधर A की जगह 2 भी लगा दें, ज़रा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। 2 और 1 3 हो गए, 3 माइनस डी, ये दोनों मिलके 6 हो गए, और ये 17 प्लस डी। अब उसने क्या कहा है कि ज़ाहिर है कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गई है। ज्योमेट्रिक बन गई है तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला कि जी हमारा जो मिडल वाला है उसका स्क्वायर होता है इन दोनों के प्रोडक्ट के, ये बार बार हम यूज़ कर रहे हैं। तो 6 का स्क्वायर लें 36, इनको मल्टीप्लाई किया, ठीक है जी, -17 +3 करेंगे -14, सारों को उठा के एक तरफ ले आएँ, इकट्ठा करें, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, D² +14D -15। अगेन आप फैक्टर्स बना सकते हैं, फार्मूला लगा सकते हैं। मैंने उसके फैक्टराइजेशन की है, 15 में से 1 निकालें 14, मल्टीप्लाई करें तो 15 आता है। उसके फैक्टराइजेशन कर ली, दोनों को लहदा लिखा, तो D के 2 आंसर्स आ गए फिर दोबारा से। तो पिछले सवाल की तरह आप D -15 एक दफ़ा और A की वैल्यू 2 है, वो आप लगाएंगे तो देखें जो आपको नंबर्स मिल रहे हैं, एक 17 मिल रहा है, A 2 मिल रहा है, और A प्लस डी जो है -13 मिल रहा है। तो 17, 2 एंड -13 लिख दें, और एक दफ़ा D = 1 के साथ आपने करना है, तो फिर एक नंबर 1 आना है, एक 2 आना है और एक 3 आना है। तो इस तरह से करके ये हमारे दोनों नंबर्स बन जाते हैं। चलें, क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ़ pth एंड qth टर्म ऑफ अ GP आर दिस वन। अब pth टर्म वही AP, qth टर्म वही AQ, इस तरह के सवाल पीछे किए हैं, और उन टर्म्स की वैल्यूज़ भी उसने दे दी है कि P वाली टर्म Q के बराबर आती है, qth टर्म जो है वो P के बराबर आती है। सिंपल काम है, रिस्पेक्टिवली शो दैट कि जो P प्लस qth टर्म होगी वो इस चीज़ के बराबर आएगी। वही स्टेप्स हम यूज़ करेंगे जो इससे मिलते जुलते पिछले सवालों में हमने किए हैं। अब वही बात कि जी GP है तो GP ज़ाहिर है इस शक्ल में होती है, और इसकी जो nth टर्म है वो हम लिखेंगे, क्योंकि वहीं पे हम n की जगह P लगाएंगे, Q लगाएंगे, तो an = दिस वन। अब देखें n की जगह P लगा रहे हैं, इधर भी P, वहाँ पे भी P, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब ये उसने कहा हुआ है कि ये किसके बराबर है, Q के बराबर है, क्योंकि pth टर्म जो है वो Q के बराबर है, तो ये टर्म = Q, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम रख लें। अब इसी तरह से n की जगह पे Q लगाएं, ये जो n है यहाँ पे Q लगा दें, तो AQ = दिस वन। अब जो qth टर्म है वो किसके बराबर है, P के बराबर है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इसको हमने डिवाइड कराना है। पिछले भी इस तरह के सवाल में डिवाइड ही कराया था, क्योंकि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है डिवाइड, और वो जो आती थी अरिथमेटिक उसमें हम प्लस करवाते थे या सब्ट्रैक्ट करवाते थे। तो बहरहाल इसमें ये हम डिवाइड कराएंगे। तो एक को ऊपर रख रहे हैं, P वाली को ऊपर रख रहे हैं, Q वाली को नीचे रख रहे हैं। देखें P वाली ऊपर, Q वाली नीचे, ठीक हो गया। अब इनको चीज़ों को ज़रा इकट्ठा करें, A1 कट जाएगा, R की दोनों पावर्स हैं तो नीचे वाली पावर को ऊपर ले जाएं, साइन चेंज करवा दें। तो इसमें देखें -1 + 1 कट गया और रह गया P - Q, ठीक है। इधर से तो ज़ाहिर दोनों डिवाइड हो रहे हैं ना, Q/P। अब इसमें यह है कि R आपने चूँकि फाइंड करना है, तो R के ऊपर जो पावर है इसको उधर ले जाएं,
या वही कह लें कि इसको कटवाना है, क्योंकि देखें जब p माइनस क्यू को आपने कटवाना है तो इसके अपोजिट चीज़ होनी चाहिए ना, 1/p प्लस क्यू। ठीक है, ऐसे करके 1/p प्लस क्यू, तो ये तभी कटेगा। तो इसलिए इधर भी वो 1 ओवर में आएगा तो इधर भी 1 ओवर में, तो फिर इधर वाली आ जाएगी, वो कट जानी है। तो r इज इक्वल टू क्यू ओवर पी की पावर 1/p माइनस क्यू। या सिंपल ये करेंगे, ये चीज़ उधर जाके ओवर में आ जाएगी, टोटका सा ऐसे रख लें। तो r की वैल्यू ये आ गई। अब देखें, हमें चूंकि p प्लस क्यूथ टर्म चाहिए, तो उसमें आपको पता है कि a1 भी तो चाहिए होता है ना, पीछे भी हम यही करते आ रहे हैं, r और a1 या a1 और d। तो a1 जो फर्स्ट टर्म होती है वो भी ज़रूरी है, तो वो भी हमें चाहिए। तो वो आप किसी एक इक्वेशन से ले सकते हैं, इससे ले लें या इस वाली से ले लें। मैंने आई थिंक शायद p वाली से लिया है, ऊपर वाली से, उसको हम देख लेते हैं कि हमने कैसे किया है। सो देखें, a1 इज इक्वल टू क्यू ओवर r की पावर p माइनस 1, क्योंकि जाहिर है कि जब आपने a1 बनाना है, ये देखें ना ये है, तो इसमें a1 को अकेला करेंगे ना आप, तो r की पावर p माइनस 1 उठ के उधर जाके डिवाइड में आएगी, q ओवर दिस वन, या ये जाएगी तो p ओवर दिस वन। तो इस तरह से करके वो ओवर में आ रही है। तो इसको आप एक और इक्वेशन का नाम रख लें। अब चलें p प्लस क्यूथ टर्म की तरफ। अब जाहिर है वो जो nth टर्म है उसमें n की जगह अब आपने क्या लगा देना है, p प्लस क्यू। सो देखें, a n होता है यहाँ पे तो p प्लस क्यू लगा दिया, r की पावर यहाँ n होता है तो p प्लस क्यू लगा लिया। अब यहाँ पे हमें a1 और r जो है ये सब्स्टिट्यूट करवाना है। पहले आप a1 लगा लें, तो a1 की वैल्यू जो अभी हमने ऊपर बनाई है ये वाली, ये हम इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करवा देते हैं, ये बीच में गलती हो गई, तो ये हमने लगाई, और r जो है जो था वैसे ही। अब a1 की सिर्फ लगाने का फ़ायदा ये हुआ कि ये भी r है, ये भी r है, तो इनकी पावर्स आप इकट्ठी कर सकते हैं। तो ये जो नीचे वाली p माइनस क्यू पावर है, ऊपर जाके साइन अपोजिट होके ऊपर चली जाएगी r के साथ। अब यहाँ से देखें क्या कटता है, p कट गया और 1 1 भी कट गया, सिर्फ q रह गया, तो q इंटू r की पावर q ये आ गया। अब आप r की वैल्यू भी लगा लें, r की वैल्यू पीछे बनाई थी ना, वो r की वैल्यू अब यहाँ देखें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये पूरी r की वैल्यू है, r आया था q ओवर p और उसकी पावर आया था 1 ओवर p माइनस क्यू। ये जो q पावर है वो देखें हमने ये ऊपर साथ लगाई है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हल करेंगे। अब ये जो पावर बन रही है ये क्या बन रही है, q1 ज़र q ओवर p माइनस क्यू। अब ये पावर इस ऊपर वाले q की भी है, नीचे वाले की भी है, ये ज़रा ध्यान से करिएगा। तो ऊपर वाला जो q है उसकी पावर अलहदा कर दें, नीचे वाले p की पावर अलहदा कर दें। ये देखें, q की अलहदा पावर, p की अलहदा पावर। ठीक है, इस तरह करने का फ़ायदा ये है कि बाहर भी एक q मौजूद है, इसकी q की भी तो 1 पावर है ना, तो इनको हम इकट्ठा कर सकते हैं। तो जाहिर है बेस एक जैसी हो तो पावर्स ऐड होती हैं, तो 1 प्लस क्यू ओवर p माइनस क्यू। अब ज़ाहिर इसका फिर एलसीएम लेंगे, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम बनेगा, p माइनस क्यू आया ना एलसीएम ज़वाफिकल, p माइनस क्यू 1 ज़र p माइनस क्यू साथ ये q। अब यहाँ से देखें q कट जाता है तो q की पावर आ जाती है p ओवर p माइनस क्यू, साथ ये भी आ रहा है, ये ओवर में है p की पावर, तो वो हम अगले स्टेप में लिख लेंगे। अब 1 2 स्टेप और हैं ज़रा। ठीक है, तो q की ऊपर भी एक सिंगल q रह गया, नीचे सिंगल p रह गया और उनकी अपनी पावर्स आ गई। अब क्या करें, अब ज़रा एक दफ़ा जो प्रूफ करना है ना उसको देख लें, क्योंकि उसकी शक्ल थी ये वाली कि q की पावर p हो, p की पावर q हो। ठीक है, तो इनकी जो अपनी पावर्स है ना वो देखें, q की पावर p रख लें पास, 1 ओवर p माइनस क्यू लैदा कर दें। इसी तरह इसको भी यही करें, q लैदा कर दें और नीचे वाली पावर लैदा कर दें। इससे ये होगा कि q की पावर p ओवर में p की पावर q आप लिख सकते हैं, और ये चूंकि दोनों की पावर वही है तो उनकी इकट्ठी पावर लिख दें। यही काम एंड पे होना है, क्योंकि ये पावर इसकी भी है, ये पावर इसकी भी है, तो दोनों की कंबाइंड आप लिख सकते हैं। और ये ज़ाहिर है क्यू पी ऊपर है और पी क्यू नीचे है, तो वो नहीं ऊपर नीचे आ जाएगा, तो डिवाइड की शक्ल में। यही हमने प्रूफ करना था। तो इसमें बहरहाल थोड़ा सा ज़रा स्टेप्स ज़्यादा हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है। कहता है a है, 2a + 2 है, 3a + 3 है, ये जीपी में है। ये कहता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनती है, लेकिन फिलहाल ए का नहीं पता बीच में कि ये ए नंबर किसके बराबर है, वो देखेंगे करेंगे। देन फाइंड द 5th टर्म, 5वीं रकम आपने इसकी फाइंड करनी है। अब एक तो ये है कि हमारी जो फर्स्ट टर्म है ज़ाहिर है a1 वो a है, ठीक है। r भी आप बना सकते हैं, इसको इस पर डिवाइड कर दें या इसको इस पर डिवाइड कर दें, तो 2a + 2 ओवर a लिख सकते हैं। अब इसकी मैंने अगर 5वीं रकम डायरेक्टली देनी है तो ज़ाहिर उसका यही फार्मूला ना, a1 r⁴। तो a1 जो है वो ज़ाहिर है a1 की
किसके बराबर है, ए के, उधर ए लिख दें, और आर हमने ये बनाई है वो लिख दें। अब यहाँ देखें कुछ कैलकुलेशन अगर आप कर सकते हैं, एक तो 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लें और 2 की पावर 4 लैदा कर दें, नीचे ए लैदा है तो ए की पावर 4 वो लैदा कर दें, और ये है कि 2 की पावर 4 आप कर सकते हैं, वो 16 आ जाएगी, और एक ए ऊपर है, 4 ए नीचे हैं, तो 1 कट के 3 रह जाएंगे। अब यहाँ तक आ जाते हैं, अब ये आंसर है। अगर ए की वैल्यू नहीं देनी ना तो ये आंसर है, लेकिन ज़ाहिर है कि बहुत छोटा हो जाता है। उसने आंसर ये दिया हुआ कि ए की वैल्यू भी पहले आप फाइंड करें। अब ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें फिर ज़रा एक लंबे चौड़े तरीके की तरफ जाना पड़ेगा, वो हमने आगे देखें किया है। उसमें कॉमन रेशो का सहारा लेंगे हम आर का। अब उसको दोबारा सीरीज़ को लिखें। अब ज़ाहिर है आर कैसे फाइंड करते हैं, ये डिवाइडेड बाय ये, या दोबारा आर फाइंड करना है तो ये डिवाइडेड बाय ये, तो दोनों, क्योंकि ज़ाहिर है दो दफ़ा आर हम निकाल लेंगे, ये ओवर ये और फिर ये ओवर ये, देखें दोनों को बराबर, क्योंकि आर आपस में बराबर होते हैं, इनको बराबर रख लें। अब इनको बराबर रखेंगे ना, यहाँ से हमें ए मिलेगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, ए उसके पास चला गया, ये उसके पास चला गया, ऐसे हो गया। ये दोनों चूँकि सेम है, इसका आप होल स्क्वायर कह सकते हैं, और इधर जो है इनको ए से मल्टीप्लाई करवा दें, वो ये आ गया। अब इसका होल स्क्वायर जैसे होता है पहली टर्म का स्क्वायर, क्योंकि ज़ाहिर है पहली 2 है ना, तो 2 का 4 ए स्क्वायर, सेकंड टर्म 2 है उसका स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए बी, 2 टू ज़ार 4, 4 टू ज़ार 8, 8 ए आएगा, ये आ गया। इन दोनों को उठा के इधर ले आएँ, फिर प्लस माइनस करवाएं, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब फिर इसको फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, 5 है तो 4 और 1 कर लें, ठीक है, फिर उनके कॉमन शामल लें। तो अब देखें ए के 2 आंसर्स आपको मिल रहे हैं, -4 एंड -1। अब ज़ाहिर 2 आंसर्स हैं, फिर दोनों पे चेक करना पड़ेगा। तो पहले हम किस पे चेक कर लेते हैं, a इज इक्वल टू -4 पे। अब a इज इक्वल टू -4 आप लगाएंगे अपनी सीरीज़ में, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि a इज इक्वल टू -4 पे वो ज्योमेट्रिक बनती है या दूसरा जो आंसर निकाला है -1 उस पे, तो दोनों पे पहले चेक करना पड़ेगा। तो अपनी इस सीरीज़ में a की जगह हम क्या लगाएंगे, -4। सो देखें -4 लगाया तो अल्टीमेट वैल्यूज़ आती हैं -4, ये बन जाता है -6, ये बन जाता है -9। अब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि अगर इसका आर बनाए ना तो 6/4 बनता है 3/2, 9/6 करेंगे तो 3/2, यानी हर दफ़ा 3/2 ही आता है, तो कॉमन आर आ रही है, इसका मतलब ये जीपी बन रही है। तो अब ए की वैल्यू ये आपने यूज़ करनी है। तो वो जो शुरू में मैंने आपको फार्मूला बना दिया था कि डायरेक्ट आंसर, उसमें आप अब ए की जगह ये लगा लें, ठीक है। अब ए की जगह लगाएं और उसमें आप कैलकुलेशनें कराएं, तो ये -4 की पावर 3 लें, -64, ये दोनों मिलके -3 के 4 पावर लें 81, और ये 16 4 बार 64 होता है, तो 81/4 ऐसे आ जाता है। -1 पे जब आप लगाएंगे ना ए की वैल्यू -1, तो आपकी वो जो सीरीज़ है वो ज्योमेट्रिक नहीं बनती, इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं। तो आंसर इसका सिर्फ यही है, ठीक है जी। ये एक्सरसाइज हो गई। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।